Hello and very good morning, my dear students. Welcome to the beautiful channel Padhai Ka Kavach. Myself Tosip sir. Today we are going to discuss the directive principles of state policy. In our previous lecture, we have discussed about the fundamental rights, and the topic was ended at the point right to constitutional remedies. And then after, parallelly, we will discuss fundamental duties also. After taking the rights, some duties should be followed by the citizens of India. What are the duties? Let us know. First of all, fundamental duty. Directly, I am starting the point from where it is start. First point, first fundamental duty of every Indian citizen to abide by constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and national anthem. यानी कि हमें हमेशा संविधान के दायरे में रह के ही काम करना है और उसकी सभी संस्थाओं का आदर करना है और हमारे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करना है. टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. हमें हमेशा ही हमारे जो आदर्श विचार है, जो राष्ट्रीय स्ट्रगल, स्वतंत्रता का जो संग्राम हुआ, उसके अंदर जो भी हमारे लोगों ने बलिदान दिया, उसको याद रखना है और हमेशा ही उसको अपने दिल में रखना है. थर्ड, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट दिस सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. यानी कि हमें हमेशा ही हमारे भारत की एकता और अखंडितता को बरकरार रखना है और उसको हमेशा सलामत रखना है. टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. हमारे राष्ट्र की हमेशा ही सलामती, हमारे राष्ट्र की सलामती का हमेशा ही ख्याल रखना है और जब भी राष्ट्र की सेवा के लिए ज़रूरत पड़े तभी हमें तैयार रहना है. टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसीडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज. टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन. हमें हमेशा ही भाईचारे की और एक दूसरे के प्रति ब्रदरहुड की जो भावना है उसे बरकरार रखना है और साथ साथ में हमें भारत के लोगों के अंदर जो धार्मिक, भाषाकीय और प्रादेशिक विविधताएं है उसका सम्मान करना है और हमेशा ही महिलाओं का सम्मान करना है. टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर. हमारा जो हमारी समृद्ध विरासत और हमारी जो संस्कृति है उसको संभाल के रखना है और उसका मूल्य हमें समझना है. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ and to have compassion for all living creatures. To develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. To safeguard public property and to abjure violence. To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. Who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, ward between the age of 6 and 14 years. लास्ट में जो 3 ड्यूटियाँ दी गई है उसके अंदर कहा गया है कि हमें हमेशा ही जो जाहिर स्थान है, हमारे पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है, उसका ख्याल रखना है, उसको संभाल के रखना है और कभी भी वायलेशन यानी कि हिंसा को बढ़ावा नहीं देना है. हमें हमेशा ही व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पे हमारे भारत को आगे ले जाए ऐसी गतिविधियों को फॉलो करना है और वैसा ही प्रयत्न हमें करना है. जो भी माता पिता है वो अपने संतानों को शिक्षा देंगे 6 से 14 साल तक, वो कंपलसरी और फ्री एजुकेशन दे सकेंगे. ओके, सो दिस 11 आर द फंडामेंटल ड्यूटीज विच इज़ मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. देन आफ्टर, one of the most important points is 6th January is celebrated as Fundamental Duties Day in India.
6 जनवरी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ डे मनाया जाता है हमारे संविधान के अंदर। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द चैप्टर नंबर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टू गाइड द प्रेजेंट एंड फ्यूचर center and state governments in the policy making in various policy related field. These principles are directive. The state is not bound to fulfill them, but it's moral responsibility of state to keep this principle in the center for framing any policy. The main objective of this principle is to see that any political, social and economic justice should be available to all. Such a social structure should be established. For the fulfillment of the objectives and aims of the state, the principles serve as a guideline. There is no provision in the constitution to implement these principles of law. खास करके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है वो प्रिंसिपल्स हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को गाइड करने के लिए है कि जिसके अंतर्गत राज्य और केंद्र सरकार अपनी योजनाओं को बनाने में इसे इस्तेमाल करेगी। ये प्रिंसिपल मार्गदर्शक प्रिंसिपल्स है, यानी कि ये सिद्धांत जो है वो मार्गदर्शक सिद्धांत है। यानी कि अगर राष्ट्र के लिए या तो राज्यों के लिए कोई भी अगर पॉलिसी बनानी है तो वो पॉलिसी बनाने के लिए राष्ट्र यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ख्याल रखेगी। हालांकि इसको फुलफिल करना यानी कि सभी सिद्धांतों को अमल में लाकर ही डिसीजन लेना ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये सभी राज्य और केंद्र सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि इस प्रिंसिपल को सेंटर में यानी कि केंद्र में रख के ही सभी पॉलिसियां बनाए। और हमेशा जो योजनाएं बनाई जाती है उस योजनाओं का मेन हेतु यानी कि मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि समाज के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानताएं विकसित हो और एक सामाजिक ढांचा उससे तैयार हो। इसके फुलफिलमेंट के लिए यानी कि मार्गदर्शक सिद्धांत जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसको पूर्ण करने के लिए कभी भी कोई भी इंसान कोर्ट में नहीं जा सकता। यानी कि इसका फुलफिलमेंट करने के लिए कोई लॉ नहीं है या तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कंपलसरी इम्प्लीमेंटेशन लिखा नहीं गया है, लेकिन सिर्फ ये एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। अगर कोई राज्य सरकार इसका पालन करती है तो भी सही, और अगर सभी प्रिंसिपल्स का ना पालन करती है तो भी कोई उसमें दिक्कत नहीं है। The fundamental principles do not provide any legal support or legal right. Then also the framing and administering the laws of state, these are fundamentals. Dr. Baba Saheb Ambedkar, to rule the regime, this principle are the foundations. यानी कि ये प्रिंसिपल्स इतने महत्वपूर्ण है कि इसके बिना कोई भी योजना है अगर राज्य सरकार बनाना चाहेगी तो नहीं बना सकती। उसको कुछ मार्गदर्शन अगर चाहिए तो इस सिद्धांतों में से ही लेने पड़ेंगे। ठीक है। The Indian Constitution has included directive principle of state policy in the 4th section of the amendment. The kind of country that we want to create, the kind of society we want to construct, and the vision is reflected in this directive principles. इस सिद्धांतों के अंदर जैसा कंट्री हम बनाना चाहते हैं, जिस तरीके का समाज हम बनाना चाहते हैं, और जो विज़न उन लोगों ने देखा है यानी कि संविधान सभा के अंदर जो लोग थे उनका रिफ्लेक्शन इस सिद्धांतों के अंदर है। The directive principles are actually direction given by the Constitution to the union and state governments to adopt such policies that would help to establish an unbiased society in our country. The primary aim of this principle is to establish a social system based on social, economical and political justice. This principle are about the implementation of the objectives and ideals presented in the preamble. यानी कि ये जो सिद्धांत आपको दिए गए हैं, ये सिद्धांत प्रीएम्बल में जो आइडियल्स और उद्देश्य प्रेजेंट किए गए हैं उसके असरकारक अमलीकरण के लिए है। दिस प्रिंसिपल आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दिस प्रिंसिपल्स डू नॉट सर्व लीगल राइट्स और लीगल बेकिंग और लीगल यूटिलाइजेशन. फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट दिस प्रिंसिपल्स आर चैनलाइज्ड. दिस प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेट सच राइट एज आर रिक्वायर्ड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड. अलग अलग सेक्शन के लिए
जो डायरेक्टिव पॉलिसीज़ के प्रिंसिपल दिए गए हैं वो नीचे यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसी। आर्थिक योजनाओं को बनाने के लिए कौन कौन से सिद्धांत जो है वो हमें फॉलो करने चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहला, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज अमंग ऑल क्लासेस फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। यानी कि राज्यों के पास और राष्ट्र के पास जो भी संपत्ति और संसाधन है उसका समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हर एक वर्ग के अंदर। दूसरा, assets and production of resources should not be distributed to certain group or section. They should be administered by the state. राज्यों के पास जो भी मिल्कत है और जो भी संसाधन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उसको जिस तरीके से बांटा जाएगा वो कोई एक ग्रुप को या सेक्शन को लाभ करता हो इस तरीके से ना बांटा जाए, बल्कि सभी वर्गों का ध्यान रख के उसका बंटवारा किया जाए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, यानी कि समान काम के समान पैसे हर एक नागरिक को, यानी चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। Provision for good health for laborers working at places should be created. Because of financial constraint, the men, women and young children working at unhygienic places or where health matters are retorted should not be allowed to happen. जहाँ पर भी महिलाएं, पुरुष या तो बच्चे काम करते हो वहाँ पे एक साफ सुथरा वातावरण और हाइजेनिक प्लेस डेवलप करना ये भी एक नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसा कभी भी वातावरण नहीं वहाँ पे होना चाहिए कि जहाँ पे इन लोगों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो। स्टेट शुड प्रमोट कोऑपरेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स बाय लेबरर्स, यानी कि जो भी औद्योगिक यूनिट्स है उसके संचालन के लिए राज्य सरकार को भी उनको सहकार देना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, youth against exploitation and against moral and material abandonment and to live in a healthy and dignified environment, this principle should be developed by state. यानी कि बच्चों की सलामती के लिए, युवाओं का शोषण होने से बचाने के लिए और सभी के मॉरल यानी कि नैतिक जिम्मेदारियों को बनाने रखने के लिए एक ऐसा वातावरण पैदा करने के लिए राज्य को इसके अंदर अपना योगदान देना चाहिए। Relief and leave at the time of delivery should be provided to women. Workers' insurance, bonus, maternity leave, gratuity and other legal rights should be included in the policy. यानी कि महिलाओं को डिलीवरी के टाइम छुट्टियां मिलनी चाहिए, वर्कर्स को उनका इंश्योरेंस बाइंड करना चाहिए, बोनस, मैटरनिटी लीव, ग्रेचुइटी, ये सारे जो बेनिफिट है कि जो लोगों को मिलते हैं वो सभी औद्योगिक एकम हो या तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके अंदर मिलने चाहिए। टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स एंड टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस एंड अदर यूजफुल मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल, यानी कि जहाँ पे कत्ल खाने हैं कि जिसके अंदर दूध देने वाले पशुओं का कत्ल किया जाता है उसको रोकना चाहिए। अ ड्राफ्ट शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द लाइव स्टॉक ब्रीड लाइक डोंकीज, ब्लॉक्स, काउस फॉर हॉल्टिंग द स्लॉटर। Equal legal rights to all, state should be organized free legal services to the desired citizens who are financially feeble as well as incapable in getting so. यानी कि हर एक इंसान को कायदे के रूप से समान अधिकार मिलना चाहिए। राज्य अगर कोई व्यक्ति के पास अपना वकील रखने के लिए पैसे ना हो या तो वो कैपेबल ना हो इंसान, तो राज्य उसे अपना केस लड़ने के लिए फ्री में अपने तरफ से पक्ष रखने के लिए एक वकील की सुविधाएं दे सकती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी के जो सोशल पॉलिसी है, इंटरनेशनल और पॉलिटिक्स है, हेल्थ के रिलेटेड पॉलिसी है और एजुकेशनल और कल्चरल पॉलिसीज़ है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक थैंक यू।